Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास में हम लोग सेकंड ईयर मैथ्स के न्यू मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, दोबारा भी कह देता हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करूं तो काइंडली मुझे अपने कॉलेजेस के अंदर जो प्रीलिम्स हो रहे हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके पेपर्स को इस नंबर के ऊपर काइंडली व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरमीडिएट के या ई कैट के एम कैट के न्यू बैचेस के अंदर एडमिशन ले सकें, जो कि बहुत एक कम फीस होती है, कि आप किसी कोचिंग सेंटर से अगर नहीं पढ़ना चाहते देन उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं। खैर, जो न्यू हमारे पास पेपर आया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स का, एक बड़े मजे का एक पेपर पैटर्न है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। आज की क्लास में इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे सेकंड ईयर मैथ्स के। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, यानी कि आपसे क्या कहा जा रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन बताइए किसका, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स का। हमसे ये सिंपल सी बात की जा रही है। भाई बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास सिंपल तरीके से एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर मैं आपको सिंपल बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताऊं, देखो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारी डोमेन और हमारी रेंज दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि हर डोमेन के पास एक ही रेंज हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको डोमेन और रेंज में मसला तो आप ऐसे समझ लीजिए इनपुट और आउटपुट, यानी कि लेट सपोज आपके पास आपकी इनपुट है एक्स, आपके पास आपकी आउटपुट है वाई। फॉर एग्जाम्पल इनपुट है 1 2 3 4 और आउटपुट है ए बी सी और डी। तो यानी कि आपने अपनी इनपुट दिया एक्स, उस पर वाई मिला, इनपुट दिया 1 उस पर ए मिला, इनपुट दिया 2 उस पर बी मिला, इनपुट दिया 3 उस पर आउटपुट मिला सी, इनपुट दिया 4 उस पर आउटपुट मिला आपको पी, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। कहने का मकसद ये कि बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके ऊपर आपको अपनी हर इनपुट के ऊपर एक यूनिक आउटपुट मिलता है। सही है ना? मैंने सबसे पहले आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के मायने बता दिए। मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में एप्टीट्यूड के अंदर नस्ट के बच्चों के लिए, आईबीए के बच्चों के लिए, यूईटी के बच्चों के लिए अपलोड करा हुआ है। इंटर में चूंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसीलिए इंटर वाली साइड के अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होता क्या चीज है। तो भाई बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैंने एक चीज तो बता दी आपको। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का तरीके का देखो, ये आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, अंदर उसी का आपको इनवर्स गिवन है। तो भाई ओरिजिनल फंक्शन इनवर्स को अगर कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा। हमारे पास हमारा ओरिजिनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? देखो एफ जो है ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, एफ इनवर्स। तो भाई इनवर्स हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई जो साइन है अपने इनवर्स पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इनवर्स पार्ट अपने ओरिजिनल पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जिस तरह वन और वन बाय वन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि टू इंटू वन बाय टू अगर मैं आपसे कहता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, वन के बराबर होगा, क्योंकि टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, वन आ गया। सिमिलरली एफ इंटू एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 2/3 इंटू एक्स। इसको मैं थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाता हूं। क्या कह रहा है, साइन 2/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो इस फंक्शन को हम, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के ऊपर जाओगे ना, आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम इसको करेंगे सिंपल तरीके से, किस पैटर्न के ऊपर, वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय यूजिंग द एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एल हॉपिटल रूल एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है भाई, नीचे वाले फंक्शन का आपने अलग डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाले फंक्शन का आपने अलग डेरिवेटिव लेना है, और फिर हमारा फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो जाएगा देन हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट मैंने सेकंड ईयर मैथ्स की अलग से अपलोड करी हुई है, काइंडली उसको आपने रिव्यू करना है, उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है। उसमें जितने एमसीक्यूज के लेक्चर्स मैंने डाले हुए सारे आपके सेकंड ईयर मैथ्स की किताब के हैं। तो आपने सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर की तैयारी करते हुए सेकंड ईयर मैथ्स के जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है उसको आपने लाजमी व्यू आउट करना है, उसको समझना है, क्योंकि भाई एमसीक्यूज की तैयारी खुदारा साथ साथ स्टार्ट करिए, बाद में पेपर से 2 दिन पहले देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, एल हॉपिटल रूल। ये सारी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक होती है कि देखो आप सिंपल तरीके से नीचे वाले टर्म का अलग डेरिवेटिव लूंगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन, ऊपर क्या है साइन 2/3 एक्स। तो आप सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे इसको, भाई मुझे मालूम है 2/3 चूंकि आपके पास फंक्शन का एंगल है, चलो उसको अलग से सॉल्व कर लो। साइन 2/3 एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे, साइन का डेरिवेटिव में फॉर्मुला होता है कॉस, जो भी फंक्शन आ रहा है वो एल का एल, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो ऑब्वियसली वो 2/3 एक्स हो जाएगा। सही है ना भाई? अब आप इसको अप्लाई करवाइए। तो भाई देखो अब जब मैं इसको अप्लाई करवाऊंगा तो मुझे बात मालूम है, अब जब मैं लिमिट की वैल्यू अप्लाई करवाता हूँ, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां जीरो पुट कर दीजिए। कॉस जीरो बराबर होता है किसके, वन के बराबर होता है। कॉस जीरो किसके बराबर होता है मेरा बेटा, वन के बराबर होते हैं। तो कॉस जीरो वन हो गया, यानी कि 2/3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2/3 आ रहा होगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 इस क्वेश्चन का। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया, एल हॉपिटल रूल के ऊपर, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग, और सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, फिर आपने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस b पासिस थ्रू द ओरिजिन। कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने का मतलब ही क्या होता है कि भाई x और y की वैल्यू का जीरो जीरो होना। जीरो जीरो होने का मतलब कि y भी जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा पूरी वैल्यू, तो b की वैल्यू सिंपल जीरो के बराबर आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। भाई मेरे वो तमाम शागिर्द जो एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या एप्टीट्यूड मुझसे ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, भाई वो सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को हंसते खेलते सॉल्व कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ही क्या है, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर से मुश्किल क्वेश्चन सिखाए जाते हैं, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज कॉल्ड डैश, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, एल्टीट्यूड और मीडियन। अब ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ओके, लेट सपोज ट्राइंगल की एग्जामिनर ले लेते हैं, ट्राइंगल की ले लेते हैं कि भाई हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक पॉइंट से एक लाइन की जाने। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। कह रहे हैं बताइए लाइन क्या होगी। भाई कभी भी परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर लिया जाएगा, ये कहलाता है एल्टीट्यूड। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट के चैप्टर नंबर 2 में, सारी बातें मैंने डिटेल के अंदर पढ़ाई हुई हैं। तो अगर हम उससे सेकंड ईयर मैथ्स के लेक्चर्स भी ले रहे हो, तो मैंने छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको उसमें कवर करवाए हुए होते हैं। तो भाई अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज टर्म्ड एज द एल्टीट्यूड। ओके, आइए अब जरा फिफ्थ एमसीक्यूज को देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज क्या कह रहा है, कहता है अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन L1 प्लस के L2 वेयर के इज द कांस्टेंट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों। अगेन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करती है, उस लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है L1 प्लस के L2 इक्वल टू जीरो के बराबर। तो अगर आप प्लस के L2 को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L1 इज इक्वल टू नेगेटिव का के L2, है ना भाई, नेगेटिव का के L2। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू नेगेटिव का के, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यही चीज वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं गिवन था, तो आपको थोड़ा फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना पड़ा। तो हमें मालूम है कि भाई फॉर्मूला होता है L1 प्लस के L2 के बराबर, L1 प्लस के L2 के बराबर। तो प्लस के L2 को दूसरी तरफ भेजोगे तो नेगेटिव का के L2 बन जाएगा, और फिर नेगेटिव के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L1 बाय L2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x5 प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल परपेंडिकुलर रियल एंड कोइंसिडेंट रियल एंड इमेजिनरी। ये इमेजिनरी सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको बेसिकली ये इक्वेशन गिवन है, आपसे क्या कहा जा रहा है, बताइए कि भैया ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन कैसी है। तो मुझे इस इक्वेशन को देख के दो बातें साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो इक्वेशन आ रही है होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पे और कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है ऐसी इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप इसकी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करवाएं, जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। और देखो अगर मैं इस 2h को, जो कि नेगेटिव के 6xy के सामने क्या है, पॉजिटिव का 2hxy, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाऊं तो नेगेटिव 6 के सामने क्या है 2h, तो हमारे पास 2h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 6 के। तो यहाँ से h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 3 के। अब अगर मुझे फाइंड करना है इस लाइन की नेचर कैसी है, तो नेचर ऑफ अ लाइन को फाइंड करने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज बेसिकली एच स्क्वायर माइनस का ए बी, एच स्क्वायर माइनस का ए बी। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 का स्क्वायर जो कि प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का ए बी, ए की वैल्यू 1 के बराबर है, बी की वैल्यू 9 के बराबर है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस का 9 क्या हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो डी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि डी इज इक्वल टू 0 का सिंपल सा आपके पास मायने होता है कि भाई कभी भी अगर हमारे पास डी की वैल्यू इसके अंदर 0 के बराबर आ जाए, इसके मायने क्या है कि एक तो आपके पास ये डिस्टिंक्ट लाइन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और सेकंड नंबर के ऊपर इसके मायने क्या है कि भैया ये रियल और डिस्टिंक्ट तो है मगर साथ साथ पैरेलल और कोइंसिडेंट भी है। क्या है, पैरेलल और कोइंसिडेंट भी है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी की वैल्यू अगर कभी भी 0 के बराबर आ जाए तो इसके मायने क्या होते हैं कि आपकी जो लाइंस हैं वो लाइंस कैसी हैं, रियल एंड कोइंसिडेंट है, रियल और कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अच्छा, आप इसके अंदर बहुत से बच्चे बोलेंगे सर रियल तो ग्रेटर देन 0 पे होता है ना। मेरा बेटा बिल्कुल आपकी बात सही है, ग्रेटर देन 0 के ऊपर रियल होता है, मगर चूंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो भाई रियल लाइंस का
होने के मतलब ये है कि आपके पास आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, आपकी वैल्यू कोइंसिडेंट है, पैरेलल है और रियल है। इसके मायने भी वही होते हैं। तो चूंकि हमारे पास डी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक की बात सारे बच्चों को? आगे मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का आ रहा है। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे कहा जा रहा है 2 sin x cos x का डेरिवेटिव। क्या कहा जा रहा है? 2 sin x cos x का डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव लेने के अब दो तरीके हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 2 sin x cos x का डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब देखो इसका डेरिवेटिव लेने के दो पैटर्न है। एक तरीके का तो डायरेक्टली डेरिवेटिव आप लें। डायरेक्टली डेरिवेटिव कैसे लोगे? डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है क्या बन रहा होगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 sin x cos x का डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और आपके पास ये तकरीबन बन जाएगा नेगेटिव का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले के ऊपर। सही है ना? या इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि भाई आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा के, है ना भाई? ऐसे ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूं, मुझे मालूम है कि 2 sin x cos x किसके बराबर होगा? sin 2x के बराबर होगा। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूला होता है कि भाई sin 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है। sin 2 थीटा बराबर होता है किसके? 2 sin थीटा cos थीटा के। तो अगर कहीं पे 2 sin थीटा cos थीटा आ रहा है, वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? sin 2 थीटा पुट कर सकता हूँ। तो सिमिलरली इसको आपने पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव कैसे लूंगा? sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2x, और फिर आगे 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिंपल 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 2 cos x इंटू 2 cos x इंटू 2, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इन्होंने एग्जामिनर ने यहाँ पे गलती करी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2 cos x इंटू 2। क्या होना चाहिए था? 2 cos 2x इंटू 2, यानी कि इस तरीके से क्या होना चाहिए था? 2 cos 2x, 2 cos 2x से हमारा आंसर बनना चाहिए था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था बट नहीं मौजूद है। या फिर इसको आप एक और तरीके से अगर आप सॉल्व करके चेक करना चाहो उससे भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना चाहो तो कैसे लोगे? भाई सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई करके तो चेक कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई करूंगा दोनों टर्म से तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स के ऊपर एज इट इज लिख दिया जाएगा। कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला क्या होगा डेरिवेटिव के अंदर? डेरिवेटिव का फॉर्मुला क्या होगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन एक्स प्लस का साइन एज इट इज आएगा, फिर कॉस एक्स को एज इट इज लिख दोगे और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वो भी कॉस एक्स के बराबर होता है साइन का डेरिवेटिव। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू नेगेटिव का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर है, जो कि कोई भी आंसर नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई नहीं करना। पहले आप क्या करोगे? पहले आप इसको कन्वर्ट करवाओगे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले के ऊपर sin 2 थीटा या sin 2x के ऊपर, फिर आप डेरिवेटिव को जब अप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 cos 2x, जो कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था बट यहाँ पे गलती है और उन्होंने नहीं दिया हुआ माशाल्लाह से। कोई मसले की बात नहीं है। ओके आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया देखो अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है 3 नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर 4c, तो भाई नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। क्या करोगे? सिंपल तरीके से आप यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे। कैसे कि 3 का 3 कॉन्स्टेंट टर्म में पहले आ गई, ई की पावर 4c पे अगर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। पावर में देखो क्या आ रहा है? 4c। जब मैं 4c का डेरिवेटिव लूंगा तो देखो 4c क्या चीज है? 4c कांस्टेंट टर्म है, 4 भी कांस्टेंट है और जाहिर सी बात है सी हो ए हो बी हो वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया? जीरो आ गया। जब ये जीरो इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? सिंपली जीरो के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x if y is equal to 2x and x is equal to 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y। रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब क्या है कि हमें फाइंड करना है डेल्टा y, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ाया हुआ है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x, है ना भाई? ये सिंपल सा फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन कहा हुआ है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व करो। कोई मसले की बात नहीं है। हमसे चेंज इन y मांगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इन x। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई देखो आपको y की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? y की वैल्यू गिवन है 2 डिवाइडेड बाय x। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अच्छा बहुत सारे कुछ बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर देखें x की वैल्यू भी गिवन है इसमें पुट कर दें डायरेक्टली। बेटा डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, लिमिट्स हो, उसमें हमेशा जो वेरिएबल की वैल्यू होती है अप्लाई करने के बाद, फंक्शन अप्लाई करने के बाद डाली जाती है, पहले नहीं डाली जाती। तो पहले आप डेरिवेटिव लोगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, वरना डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ सकता भाई, वरना वो कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप पहले डेरिवेटिव इसका ले लीजिए। डेरिवेटिव कैसे लोगे? क्या बन जाएगा? देखो 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट ऊपर वाली, और 1 बाय एक्स डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1 बाय एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके से मैं अगर आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव बताऊं कैसे आ रहा है मैं बता देता हूं। देखो 2 डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी गई,
नीचे वाला x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2। तो आंसर क्या आ गया, -2, और ये x ऊपर से नीचे जाके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो 2 डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था। -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया। तो अब आप फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि आपको फाइनली आंसर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स का। तो देखो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/2 के बराबर। तो देखो -2 ऊपर का ऊपर एज इट इज, और अगर मैं नीचे 1/2 पुट करता हूं तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। हमें मालूम है भैया, इसको अगर सिंप्लीफाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 1/4। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, पलटी खा के लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा ऊपर जाके -8। क्या बन जाएगा, -8। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -8 के बराबर आ गई। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्मूले में अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दें, -8 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, -8 के। तो आपको फाइनली चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स मिल गया -8 के बराबर। किसके बराबर मिल गया, -8 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके से। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि √x प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश। अब ये भी बड़े मजे का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है भैया, ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 का डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, जो एक्सरसाइज मैंने अभी अपलोड करी है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, और अच्छी बात है अपलोड कर दी ताकि आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो भाई √ के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था भैया किसके बराबर होता है, ये आपसे सिंपल वो पूछना चाह रहे हैं। तो भाई ये बराबर होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के, ये इसका फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं ना हम लोग, कि भाई हमारे पास ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली हमारे पास होता है लेट्स सपोज y इज इक्वल टू √x, y इज इक्वल टू √x, फिर उसके अंदर आप अप्रोक्सीमेशन लेकर आते हैं, तो ये किसके बराबर आप ओपन होता है फाइनली, ये ओपन होता है √x प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 2 √x के बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 2 √x इंटू डेल्टा x के बराबर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होता भैया, ये होता है। एक्सरसाइज 5.2 में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वहां से हमारे पास बेसिकली फॉर्मुला आ रहा होता है, सही है ना मेरा बेटा, ये सिंपल सी बात है भाई, ये फॉर्मुला होता है अप्रोक्सीमेशन का। देख लो चैप्टर नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजमी उसे करना है आप लोगों ने। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन अप्लाई करो किसके ऊपर, 2ln a sin b के ऊपर। अगेन ये क्वेश्चन भी बड़े मजे का आ रहा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे प्यारे शागिर्दों, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर 2b क्या है, कांस्टेंट है, ln a क्या है, कांस्टेंट है, अब sin b क्या है, वो भी कांस्टेंट टर्म है। कैसे कि भाई देखो, ये a हो गया, b हो गया, जब तक वेरिएबल ना हो, वेरिएबल x और y होते हैं भाई, वेरिएबल हमेशा सिर्फ x और y होते हैं। तो जब तक फंक्शन आपको ना गिवन हो x और y के अलावा कोई, तो बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, आपके पास कांस्टेंट ट्रीट होती हैं। तो ये जो ln a इंटू साइन बी है, ये क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो भाई हमने, अगर मुझसे कहा जाता है इस पे मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ रही है, और कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है कि भाई जिसके रिस्पेक्ट से कांस्टेंट टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है, उस वेरिएबल को उठा के हम लोग एक दफा एज इट इज लिख देते हैं। तो भैया इसकी इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो सिंपल y का फंक्शन एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा ln a, और साइन b का साइन b एज इट इज रहेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कभी भी आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन आपको 2 पे अप्लाई करनी है, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है, तो भैया कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल लिख दिया जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ln a 2 sin b एक कांस्टेंट टर्म है, तो आपने एज इट इज लिख दी, और चूंकि y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो y का y आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मजे का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करो नेचुरल एक्सपोनेंट e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें। अरे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी चीज है। मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना। तो भाई अगर इसको गौर से देखो तो नीचे वो क्या फंक्शन गिवन है, ई एक्स प्लस का ई की पावर नेगेटिव एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और ई की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स। तो यानी कि नीचे वाली टर्म का क्या ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, खुद देखो, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का लॉगरिथम बेस्ड फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल सा होता है कि भाई कभी भी नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म को एज इट इज एक दफा ऊपर लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन का वैसे डिवीजन बेस्ड फॉर्मूला कहलाता है, नॉट एल फॉर्मूला। क्या कहता है इंटीग्रेशन का डिवीजन बेस्ड फॉर्मूला, कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होगा तो आपने नीचे वाली टर्म को एज इट इज एल के साथ लिख देना, हमारा आंसर आ गया, सिंपल इज डेट। अच्छा भैया, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि जर्नल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स। कहते हैं कि भाई जर्नल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ इसकी। अच्छा भाई, इसके मायने क्या हुए, इसके मायने ये हुए कि आपको सिंप्लीफाई
करके बताना है कि भाई इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आप में से वेरीफाई कर सकती है dy by dx इक्वल टू 1 को। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भाई देखो, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या होगी। देखो यानी कि ये अगेन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको dy by dx की वैल्यू गिवन है 1 के बराबर। तो अगर ये dx यहाँ से मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू dx के बराबर। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन dy पे भी अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन dx पे भी अप्लाई हो जाएगी। मैंने एमसीक्यूज पहले भी आप लोगों को सॉल्व करवाया हुआ है। तो dy की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, देखो कुछ भी नहीं है तो जो y के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है y आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो x के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है x आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव होता है c का c आ जाता है। तो आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। चेक कर लीजिए कहां पर आ रहा है, ये वाला आंसर होगा। आप सिंपल तरीके से अगर x की वैल्यू को दूसरी तरफ भेजें तो क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी माशाल्लाह से कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी थोड़ा कर दो ना, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो किसी सूरत आपके आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी हमारे आंसर नहीं हो सकते, गलत ऑप्शन गिवन है। आपके पास क्या बन जाएगा, ये हसीियत बन रहा होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए था y माइनस एक्स इक्वल टू सी, जो कि यहाँ पे गलत गिवन है। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से गलत सही आंसर कौन सा होना चाहिए था, अगर यहाँ पे होता y माइनस का x इक्वल टू सी। माशाल्लाह से इन लोगों ने इतनी अच्छी सी नकूमत है कि यार इन्होंने पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज बनाए उस एमसीक्यूज में भी गलती करी हुई है। डेट्स ब्रिलियंसी ऑफ द आई वुड से बोर्ड। सही है ना भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर खैर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ सर्कल, दिस सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन है, टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का ई। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगेन ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा तो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का सबसे पहले आपको फॉर्मुला मालूम होना चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट का ओरिजिनली फॉर्मुला क्या होता है। मेरा बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मुला होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस के सी के बराबर। ये फॉर्मुला होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट का। एग्जामिनर यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक सर्कल है जिसकी जनरल इक्वेशन ये आ रही है, और एक और सर्कल है जिसकी जनरल इक्वेशन ये आ रही है। एग्जामिनर क्या कह रहे थे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल जिसकी इक्वेशन ये है, टू अ सर्कल जिसकी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट का। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ई आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास सी आ रहा है। हमें मालूम है कि यार हमारे पास जो ओरिजिनली लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मुला होता है वो ये होता है। तो अगर दो सर्कल्स के दरमियान लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके ऊपर क्या हो रही है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस सर्कल से इस सर्कल के ऊपर, तो एग्जामिनर पूछ रहा है बताइए लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मुला क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, जो भी सेकंड वाला जो सर्कल होता है उसके कांस्टेंट को रूट में लिखते हो, उसमें से आप माइनस करवाते हो पहले वाले सर्कल के कांस्टेंट को, जो कि यहाँ पे क्या है सी है। क्योंकि ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट का ये होगा, और इस वाले सर्कल के लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला सिमिलर होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। दोनों को आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ई माइनस का सी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर दो सर्कल्स के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट मांगी हुई है तो जो सेकंड सर्कल के अंदर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो रूट के अंदर माइनस करवाओगे फर्स्ट सर्कल के कांस्टेंट की वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर ई माइनस का सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये इंटरमीडिएट साइड से नहीं डिपेंड करता, ये एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करो, उसके पीछे रीजन ये हो कि इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज आपको चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। अब जो सिर्फ बच्चा इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा है वो एमसीक्यूज नंबर 15 को सॉल्व भी नहीं कर सकता। क्यों, क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर द पॉइंट 3,4 ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब 90% बच्चों को मालूम ही नहीं होगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर कॉनिक के अंदर, कॉनिक का मतलब किसी भी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के अंदर अगर आप उसको एक्स और वाई वेरिएबल के अलावा किसी और पैरामीटर के ऊपर शो करवाना चाहो तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। सर्कल के लिए जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं ये होती हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई के लिए होती है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सिंपल सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। ओके, अगर सर्कल सेंटर के ऊपर हो, वरना एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ए बन जाती है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस बी बन जाती है, अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो। बट यहाँ पे चूंकि ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि मुझे सर्कल देख के साफ अंदाजा हो रहा है ओरिजिन का सर्कल आ रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको सर्कल के टॉपिक में पढ़ाई हुई है। तो अब आपने क्या करना है, आपको एक पॉइंट गिवन है 3,4 जो कि एक्स और वाई होगा। तो सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिंपली 3 के बराबर आ जाएगी। हमें मालूम है कि यार हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला किसके बराबर होता है मेरा बेटा, अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, किससे कंपेयर करवाओ, ओरिजिनल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, माशाल्लाह से ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, जिसने भी ये बोर्ड का पेपर बनाया इंतहाई खूबसूरत तरीन आदमी है जिसने इतनी गलतियां करी हुई हैं कि भाई अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करवाओगे तो आपके पास आर की वैल्यू किसके
बराबर आनी चाहिए, √5 के बराबर आएगी। आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √5 के। चूंकि उन्होंने 5 रखा हुआ है और यहाँ पे √5 कहीं पे भी नहीं गिवन है। माशाल्लाह बोर्ड का पेपर ये डिजाइन करने वाला को इंतहाई लेजेंड टीचर है। ओके, खैर वापस आते हैं। कहने का मकसद कि आप सिंपल तरीके से हमें फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स के लिए देखो, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 3 इज इक्वल टू √5 कॉस थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। और वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू अगेन हमारे पास √5 का √5 साइन थीटा का साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गई, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर ए, 3 इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा एंड 4 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। चूंकि यहाँ पे रूट नहीं गिवन, तो ये एग्जामिनर का भंडा है बहुत बड़ा कि भाई जो बोर्ड का पेपर बना रहा है उसको ये तक नहीं मालूम कि उसने किस तरीके से कहां से डालना है। कहीं से बस छाप के उसने एमसीक्यू उठा के दे दिए, वेरीफाई करने तक कि उन्होंने तुक नहीं करी है माशाल्लाह से। इस तरह का तो आपका सिंध बोर्ड का हाल है। तो खैर अफसोस होता है मेरा बेटा इस तरह के हालात को देखते हुए, लिटरली अफसोस होता है। तो पॉइंट इज डेट, मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड का है, इसलिए इंटर के टीचर को खुद भी नहीं पता होगा कहां से क्या करना है। इंटर के टीचर को ये खुद भी नहीं पता होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती क्या है। उसने बस कहीं से छाप छाप के जो है ना कि मुश्किल एमसीक्यूज बनाने थे, तो उसने मुश्किल एमसीक्यूज कहीं ना कहीं से आपको देने के चक्कर के अंदर इस तरह की फनकारी कर दी, सही है ना भाई। इस तरीके से उसने फनकारी कर दी कहीं ना कहीं से छाप के। तो बहरहाल खैर आगे चलते हैं यार, ये एक नॉर्मल सी मिसाल है कि इन लोगों ने क्या फनकारी करी हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये ओरिजिनली आंसर आपका ये होना चाहिए था, मगर यहाँ पे चूंकि रूट गिवन ही नहीं है तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज यहाँ पे एग्जामिनर ने गलती करी भी होगी और रूट होना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं पॉइंट वेयर अ पैराबोला मीट विद इट एक्स एक्सिस। तो भाई देखो पैराबोला हमारे पास इस तरह की शेप होती है, और दो तरह का पैराबोला हो सकता है, तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा, सेंटर ओरिजिन के ऊपर, अब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं होगा। लेट सपोज पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन के ऊपर है, उस सूरत के अंदर ये अपने किस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस से मीट कर रहा है। जाहिर सी बात है ओरिजिन के पॉइंट के ऊपर ही सिर्फ ये एक्स एक्सिस के ऊपर मीट कर रहा होगा। एक नॉर्मल सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, एक पैराबोला है और ये पैराबोला अगर सेंटर के उसका ओरिजिन के ऊपर है, तो ये किस पॉइंट के ऊपर अपने एक्स एक्सिस से मीट करेगा। जाहिर सी बात है उस सेंटर का ही पॉइंट होगा जहां पे अपने ओरिजिन से ओरिजिन का ओरिजिन का ही पॉइंट होगा जहां पे ये पर्टिकुलर अपने एक्स एक्सिस से मीट कर रहा होगा। अदरवाइज अगर आप इसको विदाउट दी ओरिजिन ड्रॉ करोगे तब तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये एमसीक्यू भी क्लियर नहीं है ऑल दो, मगर स्टिल एक सिंपल सी बात है कि देखो एक जहन में लाने वाली बात है कि अगर मेरा पैराबोला जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किस पॉइंट के ऊपर ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो वाहिद वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है वो इसका ओरिजिन बेस पॉइंट ही होगा। तो भाई कहां पर ये एक्सिस के ऊपर मीट करेगा, और जाहिर सी बात है ओरिजिन के ऊपर ही कर रहा होगा। अगर तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर फिर ओरिजिन ही हमारे पास होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू में एग्जामिनर कह रहे थे सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द कॉनिक। अब देखो मेजर एक्सिस क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, किसी भी कॉनिक के अंदर मेजर एक्सिस। अच्छा, अब आपको आगे एक इक्वेशन गिवन है। अब बहुत सारे मासूम से हमारे बच्चे होंगे जो इक्वेशन देख के पहचान ही नहीं सकते इक्वेशन किस कॉनिक की आ रही है। देखो सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव होना और दोनों के कोफिशिएंट्स का सिमिलर होना। यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, अनसिमिलर है और नेगेटिव के अंदर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉनिक है, ये हमारे पास आ रहा होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला के अंदर ये होता है कि भाई आपके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एज वेल एज एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। एक चीज तो पता चल गई। सेकंड नंबर के ऊपर अगर मुझे इसका सेमी मेजर एक्सिस निकालना है, तो भाई मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, सिंपल a के बराबर। सिंपल a की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसके अंदर से a की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको इक्वेशन गिवन है 2y² माइनस का 3x इक्वल टू 6, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2y² डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय 3, 2 3 6 होता है ना, और x² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के बाद 1। अब आप जब इसके अंदर से इसको कंपेयर करवाओगे इसकी ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y² डिवाइडेड बाय a² माइनस का x² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1। अब जब इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे तो आपके पास a² की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ रही है, क्योंकि y² चूंकि पॉजिटिव के अंदर है। इसका मतलब जो हमारे पास पर्टिकुलरली और मेजर एक्सेस होगा वो किसका होगा, या ट्रांसफर एक्सेस किसका होगा, y का होगा। तो a² की वैल्यू अगर 3 आ गई तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 के बराबर होगी। तो आंसर क्या होगा, √3, क्योंकि सेमी मेजर एक्सेस मांगा है। सेमी मेजर एक्सेस का मायने क्या होते हैं, a। तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 के बराबर होगी। देखो ये छोटी छोटी बातें, सारी बातें मैंने एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है सेकेंडरी की उसमें अपलोड करा हुआ है। खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस पेपर को देख के एक बात वाजे हो रही है। एक तो ये कि सिंध बोर्ड इंतहाई नालायक है, इंतहाई नाहिल तरीन बोर्ड है। देखो मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तालीम के जो नई अगर दी जाती है मैं उसके ऊपर मेरा दिल जरूर दुखता है कि यहाँ पे इंतहाई नालायक तरीन पेपर बनाया हुआ है कि इसके अंदर पेपर में इतने भंडे मारे हुए हैं कि एग्जाम बनाने वालों को शायद भी नहीं मालूम। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहते हैं इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक इज 1.5 देन इट इज डैश। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बात मालूम होगी कि भाई सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है मेरा बेटा, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है।
एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है ना, ये हमेशा जीरो से बड़ी होती है, मगर इट इज ऑलवेज लेसर देन वन। हाइपरबोला की हमेशा एसेंट्रिसिटी जो होती है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ये ग्रेटर देन वन होती है, ग्रेटर देन वन होती है। तो अगर 1.5 की एसेंट्रिसिटी मुझे गिवन है, तो ये कौन सा कॉनिक होगा? ये सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला हो सकता है। तो ऑप्शन हाइपरबोला विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा ये जा रहा है कि भैया बताइए, इफ द वेक्टर इन द वेक्टर अलजेब्रा द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए कि भैया सिमिलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, सिमिलर वेक्टर्स का मतलब कि आई डॉट आई, सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? वन के। और अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है किसके? अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है जीरो के। वाइल सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है जीरो के, और अनसिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा थर्ड एलिमेंट के। तो यहाँ पे देखो, आपको आई क्रॉस जे गिवन है, यानी कि क्रॉस वेक्टर गिवन है किसके दरमियान? क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है आपको उसके अंदर अनसिमिलर वेक्टर्स के ऊपर। तो इसका आंसर हो गया के, और जे क्रॉस प्रोडक्ट के का आंसर क्या हो गया? आई। और बीच में गिवन है डॉट, तो जब मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लूंगा, चूंकि ये अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। बड़ी बेसिक सी बात है, सारी बातें क्लियर करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं भैया? ओरिजिनल वेक्टर्स को ऊपर लिखा जाता है, नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल तरीके से जो भी आपके इंडिविजुअल वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर से कंपोनेंट, उन सबका स्क्वायर ले लेंगे रूट के अंदर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। तो 49 प्लस का 4 प्लस का 9 किसके बराबर आ जाएगा? या आ जाएगा 62 के तकरीबन बराबर। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए, बेसिक सी बात है कि 49 प्लस का 4 प्लस का 9 किसके बराबर होगा? 62, यानी कि √62। तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। देखो, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है कि भाई जो भी आपका ओरिजिनल वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसी के मैग्नीट्यूड से। तो भाई मेरा ओरिजिनल वेक्टर अगर ये है 3i माइनस का 2j प्लस का 7k डिवाइडेड बाय √62, तो हमारा आंसर क्या होगा? रूट डिवीजन के अंदर √62। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी खाली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा बेटा? हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास? चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। और ये 20 के 20 एमसीक्यू जो इस पेपर में आए हुए थे, मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा मेरा बेटा, देखो ये जो एमसीक्यूज हैं, इनको देखने के बाद सिर्फ एक चीज का मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि इंतहाई नालायक बंदे ने तो पेपर बनाया है। दूसरे नंबर के ऊपर खुदारा एमसीक्यूज की तैयारी साथ साथ स्टार्ट करूंगी। देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये एग्जामिनर ने माशाल्लाह से डाल तो दिया, मगर मेरे ख्याल में उसको खुद भी नहीं पता था कि भाई यहाँ पे उसने या तो 25 देना चाहिए था, या फिर उसको 5 का स्क्वायर देना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस जो आएगा वो √5 पढ़ना आ रहा है, √5 नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। तो एप्टीट्यूड की तैयारी आज से स्टार्ट करें। एप्टीट्यूड की तैयारी बेटा, कल को जब सेकंड ईयर के पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, नर्स्ट की तैयारी नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा। तो आज से तैयारी स्टार्ट करें। मैंने अपना नंबर दिया, मैंने ईकेट एमडीकेट के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत मिनिमल फीस होगी, आप किसी कोचिंग सेंटर जाके पढ़ोगे, आप 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, एक मिनिमम जो थके हुए कोचिंग सेंटर की भी फीस होती है बेटा, तो 40,000 रुपए फीस चल रही है। यहाँ पे आपको 6,000 रुपीज में पूरा कोर्स कंटेंट मिल रहा होगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते, आप चाहते हो आप खुद से तैयारी करो, आप वो भी करना स्टार्ट करो। खुदा खुद से तैयारी स्टार्ट करो, मगर स्टार्ट करो, क्योंकि उस तरीके से जो सेकंड ईयर का बच्चा है स्पेशली, उसके एमसीक्यूज की तैयारी खुद ब खुद होती जाएगी। अगर वो एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज, एप्टीट्यूड के लेक्चर्स करेगा, तो भाई इंटर के एमसीक्यूज तो वैसे ही हलवा बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान है उस बच्चे के लिए जिसने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करी हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो, आप अपने कॉलेज के जो भी पेपर्स होने, उन पेपर्स को लाजमी मुझसे शेयर करो, उन पेपर्स को आप मुझसे लाजमी शेयर करो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, 0303278502 इस नंबर के आप मुझे अपने कॉलेज के पेपर शेयर करो। आप आदम जी कॉलेज में हो, डीजे के अंदर हो, पीसीएस के अंदर हो, सेंट लॉरेंस के अंदर हो, मलिर कैंट के अंदर हो, पीसीएस बॉयज के अंदर हो, नाजाबाद के अंदर हो, एसएमसी के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो आप, सही है ना? आप अपने कॉलेज के पेपर को शेयर करो, मैं उनके ऊपर उनके एमसीक्यूज को वीडियो बनाऊंगा। मैंने लास्ट ईयर के तमाम वीडियोज भी अपलोड करी हुई हैं। तो भाई उस सेकंड ईयर मैथ्स की प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करें, उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा फायदा है। एमसीक्यूज की तैयारी आज से करना स्टार्ट करें, एमसीक्यूज में अपने मार्क्स नहीं गंवाने। अक्सर बच्चे एमसीक्यूज में 3 से 4 5 एमसीक्यूज गलत करके आ जाते हैं। मैं अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूँ, जो बच्चे पेपर से 4 दिन 5 दिन पहले तैयारी करते हैं एमसीक्यूज की, पूरा साल मेहनत करते हैं, और वो भी अगर एमसीक्यूज में 4 एमसीक्यूज या 5 एमसीक्यू गलत करके आ जाए, तो बेटा इसका मतलब जानते हो क्या है? अभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, आपकी फर्स्ट ईयर में लेट सपोज 83% थी। अगर आप हर पेपर के अंदर 4 4 एमसीक्यू गलत करके आ रहे हो, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने हर पेपर में 1% गवाई है। टोटल आपके 6 पेपर थे, है ना भाई? तो यानी कि 6% आपने सिर्फ फजूल चीजों में गवा दी। आप पेपर के बाद आगे अपने एमसीक्यू चेक करते हो ना, आपको पता होगा कि भाई 4 एमसीक्यू गलत हो गए, 5 एमसीक्यू गलत हो गए, इंग्लिश में 6 हो गए, लेट सपोज इंग्लिश में 7 एमसीक्यू गलत हो गए। अच्छे पढ़ने वालों के 4 4 एमसीक्यू गलत होते हैं, जो नालायक बच्चा होता है उसके 10 10 गलत होते हैं। भाई मैं नालायक की बात नहीं कर रहा, मेरा टारगेट अच्छी बच्चा है, नालायक बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उस तक के
4-5 एमसीक्यू ऑन एवरी थर्ड पेपर में गलत हो रहे होते हैं, नॉर्मल सी बात होती है उसके लिए। मगर ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब जानते हो, अगर 6 पेपर है तो यानी कि 6% आपने एमसीक्यूज में गवा दी। अगर लेट्स सपोज आज आपकी फर्स्ट ईयर में 83% है, तो अगर आप एमसीक्यूज में मेहनत कर लेते तो आपकी 6% का इजाफा कर दो, तकरीबन 87%, 86% आज आपकी होती। बट नहीं है, क्यों नहीं है? आपने एमसीक्यूज को हल्का लिया था। तो एमसीक्यूज की तैयारी आज से स्टार्ट करें। एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है, उसमें साथ साथ सारे कॉलेजेस के पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवा के अपलोड करता रहूंगा, मुझे साथ शेयर करते रहिएगा। और एप्टीट्यूड की तैयारी काइंडली स्टार्ट करें बेटा, ये बात मैं बार बार बता रहा हूं, आपके मई में पेपर एंड होंगे, फिर आपके प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, आप तैयारी नहीं कर पा रहे होगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन होगा। तो आप किसी थर्ड क्लास फील्ड में जाओ एनईटी के अंदर, उससे बहुत बेहतर आप किसी अच्छी फील्ड में जाओ, अगर आप आज थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करते हो। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है किस तरीके से आप इंटर और एप्टीट्यूड को मैनेज कर सकते हो, मेरी उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसको फॉलो करो। आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहो, गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट खुदारा करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया।